हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे फसल विज्ञान को, जिनमें कि हमने जो है फसल विज्ञान में आपको इससे पहले की जो वीडियो हैं उसमें हमने और उससे पहले की वीडियो हैं, 2 वीडियो हमने करा दी हैं। उनमें हमने आपको 200 क्वेश्चन करवा दिए हैं और अब बात करेंगे हम 300 क्वेश्चन से आगे की। तो 303 की क्वेश्चन की बात करेंगे और जो हमने ये क्वेश्चन कराए हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें वीडियो को देख लें एक बार, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और आपको कंटेंट एकदम बढ़िया और बेहतर मिलेगा। तो फिर देर न करते हुए इस वीडियो को हम करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर हम करते हैं इस वीडियो को शुरू। और हाँ, एक बात और बता दें कि हमने जो आपको बताया है कि हम इसमें जो है आपको 500 प्लस क्वेश्चन जो है आपको हम फसल विज्ञान के कराएंगे। उसके बाद फिर हम आपको अगला सब्जेक्ट लेंगे, उसके वीडियो हम आपको करा देंगे। आपको यहाँ से बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो आप इसी चैनल से जुड़े रहें। तो फिर देर न करते हुए बढ़ाते हैं आगे की वीडियो। तो बात करें 303 क्वेश्चन की, जिनमें कि 302 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। तो अब कहते हैं 303 की। तो 303 है कि कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना कहलाता है। तो अगर हम कोई फसल है हमारे, मतलब एक वर्ष में हम अगर फसल को उगाते हैं बार बार उसी फसल को, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे बोला जाता है एकल फसली कृषि या मोनोक्रॉपिंग। अब देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ टाइप हैं, उन्हें देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के अनुसार। तो एकल फसली कृषि किसे कहते हैं या मोनोक्रॉपिंग किसे कहते हैं? जब किसी वर्ष तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाई जाती हो तो एकल फसली कृषि कहते हैं या मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। मतलब एक ही वर्ष में एक ही खेत में एक ही फसल को उगाना मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। एकमात्र फसल कृषि जिसे सोल क्रॉपिंग बोला जाता है। एक ही समय में किसी निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार का फसल उगाना जो कि सामान्य घनत्व पर शुद्ध हो, एकमात्र फसली कृषि कहलाती है। आगे बात करें बहुशस्य, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग। बहुफसलीय खेती में एक या दो फसलों के बजाय भूमि का सघन रूप में व्यवहार करके साल दर साल में मतलब 3 या 4 फसलें उगाई जाती हैं। मतलब इसमें बोला गया है कि जो बहुफसलें हैं एक या दो फसलों के बीच बजाय भूमि का सघन रूप व्यवहार करके साल में जो है 3 या 4 फसलें उगाई जाती हैं, उसे बहुफसलें कहते हैं। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 304 की। 304 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? तो सबसे ज़्यादा जो है किस फसल का है? तो वो है आपका धान और गेहूँ का। अब आगे बात करते हैं इसमें। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल धान गेहूँ फसल चक्र अपनाते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल धान और गेहूँ बोई जाती है। दोनों धान और गेहूँ दोनों पोएसी कुल के या ग्रेमीनी कुल बोल सकते हैं। तो ये उसकी मुख्य फसल है। और खरीफ में और गेहूँ मतलब धान जो है खरीफ में और गेहूँ रबी की फसल मौसम में बुआई की जाती है। अब आगे बात करें 305 क्वेश्चन की। तो 305 क्वेश्चन है कि धान गेहूँ मूंग फसल चक्र की मतलब फसल चक्र सघनता बतानी है। तो इसकी फसल चक्र सघनता, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फसल चक्र कैसे निकालते हैं, तो एक बार फिर बता देता हूँ फसल चक्र कैसे निकालते हैं। पहली बात तो नीचे आपको दिया हुआ है सूत्र, इसके अनुसार आप फसल चक्र निकाल सकते हैं, फसल चक्र सघनता। तो पहले आपको फसल गिननी है कितनी है, तो जितनी भी फसल है उन फसलों को लिख लो। उसके बाद बटा में लिखना है उसके फसल चक्र के वर्ष, मतलब कितने वर्ष की अवधि है इन फसलों की। अब लिखने के बाद उसे मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो जैसे 3 फसल हो जाती हैं और एक वर्ष में उगाई जा सकती हैं। ये कौन कौन सी? धान गेहूँ मूंग, और गुणा मल्टीप्लाई से कर दो इसे 100, तो आ जाएगी ये 300% निकल कर जाएगी। तो इसकी जो आएगी 300% आ जाएगी।
अब बात करें 306 क्वेश्चन की, तो 306 क्वेश्चन है कि एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें कहलाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? एक ही वर्ष में एक, जो अभी मैंने पीछे बताया था आपको, तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाते हैं। तो बहुफसलीय खेती या मल्टीपल क्रॉपिंग एक से अभिप्राय किसी खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ क्रम में उगाना, अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। तो ये हो जाती है आपकी मल्टीपल क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग एक ही मौसम में एक ही खेत में एक से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर पत्तियों में अथवा छिड़काव विधि से बोया जाता है, तो उसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग, जैसे गेहूं, चना, अरहर, ज्वार। अब आगे बात करते हैं 307 क्वेश्चन की, तो 307 क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में भारत में फसल सघनता कितनी है? तो भारत में जो है कितनी है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है पूछा गया है, तो कितनी है इस टाइम जो है वो है 140% जो है फसल सघनता है। किसके अनुसार है? 2021 के अनुसार। किस निकालते कैसे हैं फसल सघनता? एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्रफल बटे शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणा 100, तो इससे निकाल लेते हैं। आगे बात करते हैं 308 क्वेश्चन की। 308 क्वेश्चन की खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुवाई को क्या कहते हैं? मतलब अगर खड़ी फसल है उसके कटने से पहले अगर दूसरी फसल की बुवाई कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाया, तो उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, जिसमें एक खेत से ही एक ही वर्ष में 3-4 फसल ली जाती हैं और एक फसल काटने से पहले दूसरे खेत में बो दी जाती है, तो उसे ओवरलैपिंग क्रॉपिंग बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं 309 क्वेश्चन की। 309 मक्का, आलू, तंबाकू की शस्य सघनता, तो मैंने आपको पीछे बताया था अभी, तो किस प्रकार निकालते हैं? तो इसमें फसलों को गिन लो कितनी है, तो 3 फसल हैं। कौन कौन सी? मक्का, आलू, तंबाकू, 3 फसल हो गई, और एक वर्ष में उगाई जा सकती है ये, और मल्टीप्लाई 100 से कर दो तो ये निकल के आ जाएगी 300%। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 310 क्वेश्चन की बात करें तो 310 क्वेश्चन है कि दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं, तो वो कम समय वाली फसलें जो होती हैं दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त होती हैं। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन। भूमि की उर्वरक शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेशन जरूरी है, क्योंकि इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और इनकी गांठों में क्या पाया जाता है? राइबोसोम जीवाणु उपस्थित रहता है, जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन ग्रहण कर मिट्टी में एकत्रित करते हैं, और ये फसलों को कम समय में पैदा होने वाले फसलें, जिससे इन्हें फसल चक्र में आसानी से समावेश कर सकें, जिससे वर्ष में 2 या 3 फसल आसानी से ले सकते हैं। अब इसमें जो बताया है दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइबोसोम जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और मिट्टी में वो एकत्रित कर देते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी रहती है। अब आगे बात करें 311 क्वेश्चन की। तो 311 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वर्ती फसल है? तो अंतर्वर्ती फसल कौन सी है? तो इनमें से मूंग जो है अंतर्वर्ती फसल है। देख लेते हैं। उपयुक्त में से मूंग अंतर्वर्ती फसल है, क्योंकि अंतर्वर्ती फसल का आशय मुख्य फसल के बीच में क्रम अवधि वाली कोई फसल लेना जिसमें मुख्य फसल का उत्पादन भी प्रभावित न हो। मतलब अंतर्वर्ती फसल उसे कहते हैं पूरी फसल लेने के बाद, मतलब जो हमारी मेन फसल है उसके साथ साथ अगर हम दूसरी फसल ले लेते हैं तो उसे अंतर्वर्ती फसल बोला जाता है। बात करते हैं 312 क्वेश्चन की। तो गेहूं सरसों की सहफसली खेती के लिए उपयुक्त संतुलित कतारों का अनुपात कितना होना चाहिए? गेहूं और सरसों की बुआई करते हैं हम सहफसली में, तो उसकी अनुपात जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो उसके लिए 9:1 होना चाहिए। 9 पंक्ति होनी चाहिए वो गेहूं की होनी चाहिए, और 1 पंक्ति जो होनी चाहिए वो सरसों की होनी चाहिए, तो उसे सहफसली खेती बोला जाता है, या उनकी कतारों का अनुपात ये माना जाता है। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पंक्ति अनुपात में उगाना सहफसली पद्धति कहलाता है। जैसे गेहूं और सरसों 9:1 में। गेहूं एक उतली जड़ वाली फसल है और सरसों एक गहरी जड़ वाली फसल है।
तो गेहूँ कैसी है, उतली वाली, सरसों एक गहरी वाली है। तो इस प्रकार से 9:1 के अनुपात इनका रख दिया जाता है। बात करते हैं 313, निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है। तो इनमें से बताना है कि कौन सी फसल जो गेहूं के साथ में मिश्रित कर हम बोते हैं तो कौन सी फसल बोई जा सकती है। कपास, फूलगोभी, सरसों, ज्वार। तो इसमें सरसों जो है बोई जा सकती है। गेहूं के साथ चना, मटर, जो सरसों के अतिरिक्त आजकल आलू, गन्ना भी बोया जाता है। गन्ने के साथ गेहूं बोने के लिए अक्टूबर में बोते हैं और गन्ने में 2 कतारों के बीच 2-3 कतार गेहूं बोते हैं और आलू की 2 कतारों के बीच में 1 कतार गेहूं बोते हैं और गेहूं की 10 लाइन के बाद 1 लाइन सरसों की बोई जाती है। तो 9:1 या 10:1 में हम सरसों को बोया जा सकता है गेहूं के साथ। बात करते हैं आगे 314 क्वेश्चन की। तो 314 है कि तोरैया गेहूं फसल चक्र में तोरैया की बुवाई करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए। गेहूं फसल चक्र में तोरैया की बुवाई जो है कब करनी चाहिए, तो वो सितंबर के प्रथम पखवाड़े जो बोलते हैं वो सप्ताह के लिए बोलते हैं पखवाड़े, और सितंबर के प्रथम पखवाड़े प्रथम सप्ताह में बोल सकते हैं। तोरई गेहूं फसल चक्र में तोरैया की बुवाई सितंबर के प्रथम पखवाड़े में करनी चाहिए जिससे समय से गेहूं की फसल ली जा सके। अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में राई और अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में सरसों की बुवाई करनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं 315 क्वेश्चन की। तो 315 है कि धान गेहूं फसल प्रणाली मुख्य प्रणाली है। फसल प्रणाली कौन सी है, तो गेहूं, धान और गेहूं फसल प्रणाली मुख्य रूप से फसल प्रणाली क्या है, तो ये हो जाती है आपकी उत्तरी भारत में। अब धान गेहूं फसल प्रणाली उत्तरी भारत मुख्यतः उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल प्रणाली है। फसल चक्र की शस्य सघनता 200% इसकी निकल जाती है धान और गेहूं की। बात करते हैं 316 क्वेश्चन की। तो 2 मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच में अल्पावधि में तैयार होने वाली फसल को कहते हैं। मतलब 2 मुख्य फसल हैं उनके बीच में अगर अल्पावधि वाली कम समय वाली अगर हम फसल उगा लेते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे कैच क्रॉप या अल्पावधि फसल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब देख लेते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कैच क्रॉप, जब मुख्य फसल किसी प्रतिकूल स्थिति के कारण खराब हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल शीघ्र या अंतर्वर्ती या कैच क्रॉप कहते हैं। कैच क्रॉप इन फसलों को कृषक पूरा का पूरा उपयोग में न लाकर बाजार में नगद बेच देता है। जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया, तंबाकू हो गया और चाय हो गई। अब आगे बात करते हैं 317 क्वेश्चन की। तो 317 क्वेश्चन है कि धान फसल चक्र इंगित करता है तो किसको करता है, तो ये करता है मोनोकल्चर के लिए। अगर हम धान की 3 बार फसल ले लेते हैं तो उसे बोला जाता है मोनोकल्चर। यूपीपीसीएस प्री और स्पेशल में 2004 और 2003 में पूछा गया है। एक वर्ष में एक निश्चित भूमि पर एक ही फसल उगाना एकल शस्य कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर एक वर्ष में केवल एक ही फसल जैसे धान उगाया जाता है तभी इसी प्रकार खेत में एकल शस्य कहते हैं और इसमें शस्य सघनता हमारी 100% होती है। बात करते हैं 318 की। 318 है, 318 की बात करें, एक मिनट, तो 318 की बात करें तो 318 हो जाता है कि निम्न में से कौन सी भारतीय कृषि की विशिष्टता है। तो इनमें से बताना है भारतीय की विशिष्टता कौन सी है। मौसमी वर्षा पर निर्भर जो है भारतीय कृषि की विशेषता है। अब देख लेते हैं मौसम वर्षा पर निर्भरता भारतीय कृषि की विशेषता है। भारतीय कृषि की अन्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कृषि पर जनसंख्या का दाव, जानवरों का महत्व, विभिन्न प्रकार के फसलें, खाद्य फसलों को प्राधान्यता, जैविक कृषि। तो ये हो जाती हैं आपकी कृषि की विशेषताएं। अब आगे बात करते हैं 319 क्वेश्चन की। तो 319 क्वेश्चन है कि अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए उपयुक्त है तो कौन सी है, वो है यूपीएस 120। तो
ये हो जाती है। अब आगे देखते हैं 320 क्वेश्चन की। तो 320 है सघन कृषि के लिए किसी ज़रूरत पड़ती है। मतलब सघन कृषि के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो इसके लिए जो है पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पैसे बगैर हम सघन कृषि नहीं कर सकते। तो सघन कृषि उत्पादन की वह प्रणाली जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है। तो किसमें? सघन कृषि में लिया जाता है। अब आगे बात करते हैं 321 क्वेश्चन की। तो 321 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से फसलों में लंबे दिन वाली कौन सी फसल है? लंबे दिन वाली फसल कौन सी है? तो इनमें जो है लंबे दिन वाली है गेहूँ। निम्न में से लंबे दिन वाली फसल गेहूँ है। मोटे तौर पर जिन फसलों की बुवाई रबी में की जाती है उसे लंबे दिन वाली फसल लंबे दिन वाली फसलों जैसे गेहूँ जिनकी बुवाई खरीफ में की जाती है, और कम दिन मतलब जो कम दिन वाली फसल कहते हैं जैसे धान हो गई, तो ये कम दिन वाली है और ज़्यादा गेहूँ है। बात करते हैं 322 क्वेश्चन की। तो खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को कहते हैं। मतलब जो खाद्यान्न की फसलें हैं उनमें फूल आने के समय वृद्धि रुक जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है परिमित वृद्धि बोला जाता है। खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के समय वृद्धि में रुकावट परिमित वृद्धि कहते हैं। बात करते हैं 323 क्वेश्चन की। तो 323 को होती है तो दियारा भूमि में किस सब्जियों की खेती से संबंधित है? तो दियारा भूमि जो है किससे संबंधित है? तो ये है कद्दू वर्गीय से संबंधित। तो कद्दू वर्गीय सब्जी जो है दियारा भूमि के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं 324 क्वेश्चन की। तो 324 क्वेश्चन है कि निम्न में सब्जियों में से कौन सी सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पादन करती है? तो सबसे अधिक जो है प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पादन कौन सी फसल करती है? तो सबसे अधिक करती है बैंगन। इसके बीज सबसे ज़्यादा होते हैं। तो प्रतिफल बीज की मात्रा भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें जो है टमाटर कितनी है? 40 से 90%, और बैंगन की 150 से 275, मिर्च का 100 से 120, आलू का 10 से 90। तो ये हो जाता है प्रतिफल की मात्रा हो जाती है। बात करते हैं 325 क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित है? तो सूचक फसल से कौन से संबंधित है? तो सूचक फसल से जो संबंधित है वो है मक्का। मक्का ऐसी फसल जो पोषक तत्व की कमी होने पर कुछ लक्षण दिखाता है, तो ऐसी फसलों को सूचक फसल कहते हैं। तो ये सूचक फसल जो मक्का है, मक्का सूचक फसल है। अगर इसके किसी भी अगर लक्षण की कमी हो जाती है इसके अंदर, जैसे कैल्शियम की हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, ये लक्षण अपने दिखाने शुरू कर देता है। बात करते हैं अगला 326 क्वेश्चन की। तो 326 क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल की सघनता सबसे अधिक है? तो किसकी सबसे अधिक है? तो वो है धान की। तो उपरोक्त में से धान की सबसे अधिक है। धान 20 × 10 सेंटीमीटर, कितना? 20 × 10 सेंटीमीटर। बात करें गेहूं की तो 22.5 × 10 सेंटीमीटर, मक्का की 60 × 20 सेंटीमीटर, ज्वार की बात करें तो 45 से 20 सेंटीमीटर। सबसे अधिक किसकी है फिर? तो सबसे अधिक जो है 20 × 10 सेंटीमीटर धान की। बात करते हैं तो अगर इसमें जो है आपको दी हुई है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से तो किसकी है? धान की, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात करते हैं 327 क्वेश्चन की। 327 की निम्न में से सुमेलित नहीं है फसल प्रजाति कौन सी सुमेलित नहीं है? तो वो है चना HD 2285। HD 2285 गेहूं की प्रजाति है। नैकी चना की, ये सब चना की प्रजाति हैं। और IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई, यह अगेती और पछेती बुवाई के लिए संचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इसका औसत उत्पादन 36 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। प्राय 134 से 136 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म रोटी ब्रेड बनाने के लिए उपयुक्त है। कौन सी?
चना HD 2285 जो 2285 है वो रोटी और ब्रेड बनाने के लिए उपयुक्त है। बात करते हैं 328 क्वेश्चन की। तो 28 क्वेश्चन है कि धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। तो सबको पता है कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। तो धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है। मीथेन के अन्य स्रोत गीली भूमि, प्राकृतिक गैस, जैव पदार्थ का जलना, जैव पदार्थ का सड़ना, पशुधन आदि हो सकते हैं। बात करते हैं 329 क्वेश्चन की। तो गेहूं की फसल के लिए विकास के लिए उचित तापमान, गेहूं की फसल के विकास के लिए तापमान कितनी आवश्यकता होती है, 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान। और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा हुआ है ये, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि तापमान पूछ लिया जाता है। अब जो मैं आपको नीचे करा रहा हूँ इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। चूँकि गेहूँ ठंडे मौसम की फसल है अतः बीज के अच्छे जमाव हेतु इष्टतम तापमान 20 से 25 सेंटीग्रेड होता है और फूटने के लिए उपयुक्त तापमान 16 से 20 सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। दाना बनने के समय 23 से 25 सेंटीग्रेड तापमान की इष्टतम तापमान 20 से 25 होता है। इसके लिए अगर आपने कभी टेस्ट लगाया होगा तो टेस्ट में आपको इस तरह का क्वेश्चन जरूर एक मिला होगा गेहूं से संबंधित ही। तो अब बात करते हैं आगे एक 330 क्वेश्चन की। 330 से गेहूं में CRI अवस्था आती है। तो CRI अवस्था कब आती है, तो 20 से 25 दिन के बाद जो है गेहूं बोने के 20 से 25 दिन बाद CRI जो अवस्था आती है वो 20 से 25 दिन के बाद आती है। बात करते हैं आगे 331 की। 331 की नोरियोटेन एक बोनाजीन है। तो किसका है ये, तो ये गेहूं की प्रजाति है नोरियोटेन, जो कि नोरियोटेन सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है और ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो जापान में नोरिन श्रृंखला वाली गेहूं प्रजाति से नोरिन नामक बोनाजीन को अलग कर लिया गया। नोरिन जो है 10 नाम से एक छोटी प्रजाति का गेहूं विकसित किया गया है। किससे, 10 नाम से। अब बात करते हैं नोरिन जो 10 है, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति है। आप ज़रूर इसे एक बार रिपीट करें। अब आगे बात करते हैं 332 क्वेश्चन की। भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिका वैज्ञानिकों से किस प्रकार की गेहूं की प्रजाति का बीज प्राप्त किया है। तो किस प्रकार की किया है, तो बोनी जातियों का। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिका वैज्ञानिकों से बोनी जाति की गेहूं प्राप्त किया है। भारत में सर्वप्रथम बोनी गेहूं की किस्म 1963 में आई थी। तो सबसे पहले बोनी जो किस्म आई थी कब आई थी, 1963 में आई थी। और शुरू में जो है सोनार 63, सोनार 64, लार्मरो जो 60A, मायो 60 किस्में भारत में आई थी। सबसे पहले बोनी प्रजाति यही आई थी, सोनार 63, 64 और लार्मारोज 64, मायो 64 यही आई थी सबसे पहली बोनी प्रजाति। बात करें 333 क्वेश्चन की। तो फसल के दानों को पुष्टिकर बनाने में पौधों के तनों से संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है। तो 20 से 25% जो है कार्बोहाइड्रेट का योगदान होता है। तो अब आगे बात करें, इसमें यही लिखा हुआ है। अब बात करें 334 क्वेश्चन की। तो मक्का की जल मांग है वो कितनी है, सेंटीमीटर में बतानी है। तो वो है 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर। तो मक्का की कुल जल मांग 620 से 780 मिमी हेक्टेयर जो है जल मांग की आवश्यकता होती है, या मीटर हेक्टेयर में बताया जाए तो 0.62 से 0.78 मीटर प्रति हेक्टेयर होती है। तो आपसे एग्जाम में हेक्टेयर में भी पूछ सकता है, सेंटीमीटर में, और मीटर में, मिमी में भी पूछ सकता है और मीटर में भी पूछ सकता है। तो आप यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बात करते हैं 335 क्वेश्चन। धान की फसल में लेह किया जाता है। तो धान की जो फसल है उसमें लेह किया जाता है तो जल हानि कम करने के लिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है।
धान की फसल में लेह जल की हानि को कम करने के लिए तथा खेत में स्थित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इससे पानी की हानि कम तथा खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। बात करते हैं 336 क्वेश्चन की। तो 336 क्वेश्चन हो जाता है, 1 मिनट। 336 की बात करें तो मक्के के पौधे में हैं, तो मक्के के पौधे में क्या है, तो टेसर पहले निकलते हैं। मक्के के पौधे में क्या निकलते हैं, टेसर जो होता है, टेसर सबसे पहले निकलते हैं। और मादा क्या होती है, जो भुंटे पे मूछ जो होती है वो मादाएं होती हैं। और मक्का में पौधे में सबसे पहले टेसर निकलते हैं, यह मक्के का नर भाग होता है। मादा भाग को सिल्क कहा जाता है, जो मूछें होती हैं उन्हें सिल्क कहा जाता है, जो टेसर के बाद निकलते हैं। टेसर निकलने की क्रिया को टेसलिंग व सिल्किंग निकलने की क्रिया को सिल्किंग कहा जाता है। टेसर निकलने की टेसलिंग और सिल्क निकलने की क्रिया को सिल्किंग कहा जाता है। बात करते हैं 337 क्वेश्चन की। तो धान के अंकुरण के लिए अनुकूलतम तापमान बिंदु है, तो इसके लिए कितना है, 20 से 25 सेंटीग्रेड। तो धान के बीज के अंकुरण के लिए अनुकूल तापमान 20 से 25 सेंटीग्रेड। वृद्धि के लिए कितना आवश्यक है, 20 से 35 सेंटीग्रेड तापमान। बात करते हैं अगला 338 क्वेश्चन है कि रत्ना एक प्रजाति है, तो रत्ना किसकी प्रजाति है, तो रत्ना जो है धान की प्रजाति है। देख लेते हैं रत्ना धान की एक प्रजाति है जो उत्तर प्रदेश में अगेती रोपाई के लिए उपयुक्त है। फसल अवधि 120 दिन की है और लंबा चावल एवं पतला सूखा सहनशील और पौधे की ऊंचाई 75 से 80 सेंटीमीटर, तना छेदक और सेटरिंग रोधक, उपज 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। धान की अन्य प्रजाति मनहर हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी, जया हो जाएगी, लूनी श्री हो जाएगी। तो ये कुछ प्रजातियां हैं। बात करते हैं 339 की। अधिक ज्वार खाने में कौन सी बीमारी होती है, मतलब अधिक ज्वार खाएं अगर तो उसमें बीमारी कौन सी होती है, तो उसके लिए जो है पेलाग्रा बीमारी होती है। ज्वार के दाने शरीर में विटामिन B3 नियामसिन के अवशोषण में बाधा पहुंचाते हैं, इसलिए ज़्यादा ज्वार के सेवन से पेलग्रा रोग हो जाता है। पेलग्रा रोग 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। पेलग्रा रोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं आगे 340 क्वेश्चन की। तो 340 क्वेश्चन है कि मक्का की अधिक पैदावार किस मौसम में होती है, तो मक्का की सबसे अधिक जो पैदावार होती है वो किस मौसम में होती है, तो वो होती है आपकी रबी के मौसम में। मक्का की 3 ऋतुएं रबी, खरीफ, जायद की फसलें हैं, मगर सबसे ज़्यादा पैदावार रबी और खरीफ जायद में। रबी से ज़्यादा पैदावार के कारण रबी में खरपतवारों का अच्छा प्रबंध है, क्योंकि खरीफ में बरसात के कारण सही प्रबंध नहीं हो पाता। कम तापमान और नमी के कारण बीमारियां भी कम होती हैं और सिंचाई वाली पानी का जलमांग नहीं हो पाता, और इन सबसे ऊपर अनुकूलतम तापमान है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। बात करते हैं 341 की। जौ की कौन सी प्रजाति छिलका रहित है, तो जौ की कौन सी प्रजाति छिलका रहित, वो करण 3 है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 3 बार। तो जौ की परियोजना मुख्यालय करनाल हरियाणा द्वारा करण 3 नाम से जौ की प्रजाति विकसित की गई थी, जो कि छिलका रहित प्रजाति है। कौन सी, करण 3। बात करते हैं आगे 42 क्वेश्चन की। तो 42 क्वेश्चन की पूर्व में प्रक्षेत्र आयाम व्यायाम तैयार करने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो प्रक्षेत्र योजना कहते हैं। पूर्व में प्रत्येक क्षेत्र आयाम व्यायाम तैयार करना प्रक्षेत्र आय व्यय कहलाता है। फार्म जो बजटिंग है उसमें प्रक्षेत्र पर होने वाले सभी आयाम व्यायाम के ब्यौरों की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। क्या, आयाम व्यायाम के ब्यौरों के एक रूप में तैयार की जाती है रेखा। बात करते हैं 343 क्वेश्चन की। धान के बंका कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 10% BHC चूर्ण के कितने किलोग्राम कीटनाशक की आवश्यकता होती है, किसके, धान के बंका कीट की रोकथाम के लिए, तो उसके लिए 25 किलोग्राम जो है कीटनाशक की आवश्यकता होती है।
बात करें इसमें धान का पंका, जिसे केलवर्म भी बोला जाता है। इस कीट को हरे रंग की सूढ़ियाँ पत्तियों को खाने के साथ साथ उसे काटकर नाली के समान खोल बना लेती हैं। इसके उपचार हेतु BHC 10% धूल का 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें, या मिलेथियान या पेरेथियान 2% अथवा एंडोसल्फान 35 EC को 1 लीटर, या क्लोरोफास 25 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के छिड़काव से इसका छिड़काव करें। बात करते हैं 344 क्वेश्चन की। 344 रहता है कीट का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखाओं के अंतर्गत आता है? तो वो आता है वर्गीकी के अनुसार। तो आकार के कीटों के बहाव, आकार का अध्ययन, शारीरिक जो है क्या है शरीर क्रिया विज्ञान, वर्गीकृत क्या कीटों के वर्गों एवं नामकरण का अध्ययन, पारिस्थितिकी क्या कीटों के पारिस्थितिकी का अध्ययन करना। बात करते हैं 345 क्वेश्चन की। तो ये है कौन सा पीड़क आलू के कंदों को खेत तथा भंडारण दोनों जगह आक्रमण करता है? मतलब पीड़क जो है कौन सा है वो, जो कि भंडारण के समय भी और खेत में भी और अधिक हानि पहुंचाता है उसके लिए। तो कौन है वो? आलू का कंद मौत। कौन सा? मौत। बात करते हैं पोटैटो ट्यूब मौत। आलू का कंद मात कीट आलू की खड़ी फसल को क्षति पहुंचाता है, साथ ही साथ यह भंडारण तक पहुंचता है। पतंगे आलू की आँखों में अंडे देते हैं और 15 से 20 दिन में सुड़ियाँ निकलती हैं। ये सुड़ियाँ कंदों में घुसकर उसे खोखला कर देती हैं। बात करते हैं 346 क्वेश्चन की। 346 है कि ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम बताइए। ज्वार का जो तना बाधक कीट है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है काइलोपर्टिलस। क्या है? कार्टिलोपर्टिसस। तो ज्वार के तना बेधक के वैज्ञानिक नाम है काइलोपर्टिलस है। धान के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम, जो कि धान का बेधक है, उसका सिसमेया इन्फ्रेंस। क्या है? सिसमेया इन्फ्रेंस जो है वैज्ञानिक नाम है तना बेधक का। बात करते हैं 347 क्वेश्चन की। ऐसा फार्म यंत्र जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीय जुताई के साथ साथ कर सकते हैं, उसका नाम क्या है? तो वो है रोटावेटर। प्रथम और द्वितीय भूपरिष्करण इसकी जुताई की जा सकती है। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, देख सकते हैं। बात करते हैं 348 क्वेश्चन की। सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है? तो ये होती है ऊंची नीची भूमियों के लिए। तो ऊंची नीची भूमियों के लिए ये आवश्यक होती है। बात करते हैं बौछारी सिंचाई में पानी को वर्षा या फुहार के रूप में पौधों के ऊपर डाला जाता है। यह विधि धान का जूट और छोड़कर अन्य सभी फसलों में अपनाई जा सकती है। यह विधि मुख्यतः ऊंची नीची बालुओं, स्थलकृति तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज़्यादातर अपनाई जाती है। 20 से 25% जल की बचत होती है। तो इससे जो है स्प्रिंकलर विधि से 20 से 25% जो है जल की बचत होती है। बात करते हैं यह टपक सिंचाई। बात करते हैं रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है फसल कटाई के लिए। तो कटिंग क्रॉप के लिए जो है रीपर का प्रयोग किया था। तो रीपर का प्रयोग फसल की कटाई के लिए किया था। कटाई के अन्य यंत्र हसिया या दांती रीपर। मड़ाई के लिए ऑलप्रोड थ्रेशर या पावर थ्रेशर। बुवाई के देसियल कल्टीवेटर, डिवलर, सीडिडल और प्लांटर ये आदि हो सकते हैं। बात करते हैं 350 क्वेश्चन की। तो 350 क्वेश्चन जो है शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जिससे आने वाली अगली वीडियो आपके चैनल पे आपको पता चल सके जिससे। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके इस वीडियो से। और अगर इस वीडियो में थोड़ी बहुत त्रुटि होगी हो तो उसे माफ़ करें। अब आगे बात करते हैं 350 क्वेश्चन। 350 है कि वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं, तो उसे बोला जाता है पारंपरिक बीज या ऑर्थोडॉक्स सीड।
अब आगे देखें इसमें, तो इसमें देख ही लेते हैं। वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं एवं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न ताप पर संग्रहित किए जाते हैं पारंपरिक बीज कहलाते हैं। पारंपरिक बीज रूढ़िवादी बीज अधिकांश वार्षिक वर्षाओं, द्वितीय वर्षीय फसलों और कृषि वानिकी प्रजातियों के बीज जैसे शिमला मिर्च, अमरूद, खजूर, कागजी नींबू आदि हो सकते हैं। बात करते हैं 351 क्वेश्चन की, तो बीज शोधन में प्रयुक्त रसायन का क्रम क्या है? तो बीज शोधन के लिए जो है कौन सा है, तो वो है आपका, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, FIB और GC। तो इसके लिए FIBC प्रयोग में लाते हैं। अब देख लेते हैं इसे। तो इसमें जो है किसके लिए, पहले फंगस, फिर इंसेक्ट, फिर बैक्टीरिया, फिर कल्चर, मतलब पहले कवकनाशी, कीटनाशी, फिर जीवाणु और फिर कल्चर का प्रयोग किया जाता है। बात करें अब इसमें, देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। बीज शोधक तो प्राय बीज जनित व मृदा जनित रोग व कीटों के नियंत्रण के लिए आवश्यक है, जबकि कल्चर से वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जीवाणुओं को जड़ों में व खेतों में पहुंचाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले कीटनाशी का प्रयोग, कवकनाशी का, फिर कीटनाशी का, फिर जीवाणुओं का, फिर कल्चर का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए लाभदायक जीवाणुओं पर प्रभाव डालता है। आगे बात करें 352 क्वेश्चन की। 352 क्वेश्चन की बीज परीक्षण की में जो है टेट्राजोइल क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो टेट्राजोइल क्लोराइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जीवन क्षमता के लिए, बीज की जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए टेट्राजोइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। टेट्राजोइल क्लोराइड का प्रयोग बीज की जीवन क्षमता निर्धारण करने के लिए। पोटेशियम परमैंगनेट विधि बीज की जीवन क्षमता ग्रेडिंग परीक्षण या बीज अंकुरण के लिए आवश्यक है। बात करते हैं 353 क्वेश्चन की। तो 353 बीज का छिलका छीलने में कौन उपयुक्त है, मतलब बीज का छिलका छीलने में कौन उपयुक्त है? तो वो है आपका इनमें से कोई नहीं, नहीं पानी है और नहीं तापमान और नहीं अम्ल। तो इसमें देख लेते हैं। बीज का छिलका छीलने के लिए गर्म पानी, अम्ल, गर्म तापमान तीनों का प्रयोग किया जाता है। बीज पर गर्म पानी डालने से छिलका स्वतः छोड़ देता है और अम्ल का प्रयोग भी बीजों को छिलका से अलग करने के लिए किया जाता है। तापमान गर्म करके बीजों को छिलका से अलग किया जा सकता है। बात करते हैं 354 क्वेश्चन। वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता उन्हें बोला जाता है अल्बुमिन रहित रोग। जैसे अल्बुमिन सहित बीज वे बीज हैं जिनमें भ्रूणपोष पाए जाते हैं, उन्हें अल्बुमिन सहित बीज कहते हैं। जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, जौ आदि। अल्बुमिन रहित बीज वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाए जाते, उन्हें अल्बुमिन बीज रहित कहते हैं। जैसे मटर, मूंगफली आदि। बात करते हैं 355 क्वेश्चन की। तो 355 है कि इंडिया गेट स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये है आपका हापुड़ में। तो जून टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी कोलकाता, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई में, इंडियन ग्रेन स्टोरेज रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन कहाँ है? लखनऊ में। ब्रीडर कहाँ पर है? तो वो है तमिलनाडु में। बात करते हैं 356 क्वेश्चन की। 356 की विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे फसल का चक्रीकरण या फसल रोटेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो विभिन्न फसलों के एक ही भूमि में एक ही निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रीकरण या फसल रोटेशन कहा जाता है। मिश्रण खेती कृषि प्रणाली का वह प्रकार जिसमें फसलों उत्पादन के साथ साथ डेयरी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि किया जाता है, उसे बोला जाता है मिश्रित फसल। बात करते हैं 357 क्वेश्चन की। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैविक जो खेती है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना इसका उद्देश्य है। यहाँ से आप जैविक खेती के बारे में देख सकते हैं। बात करते हैं आगे 358 क्वेश्चन की। तो सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम है
सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम क्या है, तो वो है मतलब चीनी और वाइन्स। तो इसके लिए जो है ये डिब्बाबंदी का माध्यम है। तो सब्जियों के लिए सामान्य नमक के घोल वाइन्स का प्रयोग किया जाता है। अधिक स्टार्च वाले सब्जी जैसे मटर आदि 2 से 3% नमक, 3 से 4% शक्कर का प्रयोग करके डिब्बाबंदी करते हैं। बात करते हैं 359 क्वेश्चन की। 359 क्वेश्चन है कि इसमें बताना है आपको, तो एक तरफ उत्पादन एक तरफ फसल दे रखे हैं। तो इसमें बात करें जो आपका मार्मलेड जो है, मार्मलेड किससे संबंधित है, तो खट्टे फलों से संबंधित है। मार्मलेड किससे, खट्टे संबंधित फसलों से। बात करें पेपेन, जो पेपेन है, पेपेन किससे संबंधित है, पपीता से। पेपेन किससे प्राप्त होता है, पपीते से। बात करें चिप्स किससे प्राप्त होते हैं, तो चिप्स प्राप्त होते हैं केले से। और जेली अमरूद से। तो सबसे ज़्यादा जेली किसकी, अमरूद की बनाई जाती है। तो ये इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। बात करते हैं इसमें, तो देखो मार्मलेड खट्टे फलों के लिए, नींबू वर्गीय फसलों से, पेपेन पपीता के दूध से, चिप्स केले से, जेली अमरूद से तैयार की जाती है। बात करें 360 की, फलों एवं सब्जियों में मोमोरीकरण करता है। तो मोमोरीकरण क्या करता है, तो श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन दर की कमी करती है। अब इसमें देखते हैं हम, तो फसल एवं सब्जियों में मोमोरीकरण द्वारा फल एवं सब्जियों के ऊपर मोम की एक परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण फल एवं सब्जियों में श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन दर की कमी हो जाती है, जिससे जल्दी सूखना नहीं होता। इस कारण अधिक समय तक चलाया जाता है। भंडारित अन्नदाताओं का नुकसान किन कारणों पर निर्भर है, तो वो है भंडारित अनाजों में आर्द्रता की स्थिति, स्टोरेज में ऑक्सीजन की उपलब्धता, भंडारित अन्नदाताओं अथवा पदार्थों के अंदर ताप में वृद्धि करना। तो उपयुक्त सही है। तो भंडारित अन्नदाताओं का नुकसान मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है। भंडारित अनाजों में आर्द्रता की स्थिति, स्टोरेज में ऑक्सीजन की उपलब्धता, भंडारित अन्नदाताओं अथवा पदार्थों के अंदर ताप में वृद्धि करना। बात करते हैं आगे 362 क्वेश्चन। 362 क्वेश्चन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। तो सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल कौन सी है, तो वो हो जाती है चावल। भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल चावल है। विश्व में सबसे अधिक अनाज की फसल गेहूं है। और 3 महत्वपूर्ण अनाज की फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का, तीनों हो जाती हैं। बात करते हैं 364 क्वेश्चन की। 364 है कि मूंगफली में दाने की औसत मात्रा कितनी होती है। तो मूंगफली में कितनी होती है, 70% जो है दाने की औसत मात्रा होती है। बात करते हैं मूंगफली में दाने का प्रतिशत, सेलिंग 70% पाया जाता है। मूंगफली में दाने 45%, दाना जो है 45%, तेल 26%, प्रोटीन पाया जाता है। बात करते हैं विश्व में मूंगफली में सर्वाधिक उत्पादक 2 देश हैं, प्रथम पर चीन, दूसरे पर भारत। बात करते हैं 364 क्वेश्चन की। गेहूं सरसों की सहफसली खेती के लिए संतुलित कतारों का अनुपात होता है। तो कितना अनुपात होता है, गेहूं और सरसों के लिए 9:1। ये हमने पीछे के करा दिया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। बात करते हैं 365 क्वेश्चन। वह फसलीय प्रणाली जिसमें खेती हर फसलें चारग्राही फसलों के साथ साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती है, उसे बोला जाता है ले खेतिंग। अब ले खेतिंग देख लेते हैं क्या है। ले खेतिंग है यहाँ पर वह फसली प्रणाली जिसमें चारग्राही फसलों के साथ साथ खेतीहार फसलों को उसी खेत में उगाया जाता है, ले फार्मिंग कहलाता है। जैसे हो जाता है यहाँ पर वनवर्धन हो जाता है वन फसलों की खेती के लिए। कृषि वानिकी हो जाता है वृक्ष प्लस फसलों की खेती। वृक्ष संवर्धन होता है वृक्ष प्लस झाड़ियों की खेती। बात करते हैं 366 क्वेश्चन की। तो 366 क्वेश्चन हो जाता है। तो इसकी बात करें तो अनानास फसल का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है। जो अनानास होता है उसका जो खाया जाने वाला भाग है वो कौन सा होता है। तो उसका खाया जाने वाला जो भाग होता है बीज कोष जो है, बीज कोष जो है अनानास का फल खाया जाता है। तो इसमें अनानास का कुछ फल हैं उनको देख लेते हैं। तो इसका पेरिकार्पस, आम का फल मध्य फल वित्ती, सेब का क्या खाया था मार्शल थैलेमस, लीची का मार्शल एरियल, अनार का क्या कहता है रसदार टेस्टा। जो है ये खाए जाने वाले भाग हैं फलों के।
बात करते हैं आगे 367 क्वेश्चन। 367 क्वेश्चन है कि गेहूं का अच्छे प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी की आवश्यकता होती है। रिपीट क्वेश्चन है जो हमने पहली वीडियो में कराया था। तो इसमें जो भंडारण क्षमता है वो मात्रा होनी चाहिए, नमी की मात्रा वो कितनी होनी चाहिए, तो इसमें 10% से कम होनी चाहिए। कुछ फसलों को देख लेते हैं। गेहूँ 10% से कम, धान 10 से 12%, दाल के लिए 8 से 10%, सरसों 10 से 14%। बात करते हैं 368 क्वेश्चन। 368 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने के गुण निर्भर करता है। तो कौन सी जो गेहूं की किस्म है, मतलब जिसमें गेहूं चपाती बनाने के लिए उपयुक्त है, तो वो है ग्लूटीन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट है पहली वीडियो के। अब आगे बात करते हैं 369 क्वेश्चन की। तो प्राचीन फसल कौन सी है, तो प्राचीन जो फसल है आपकी वो है गेहूं फसल प्राचीन। अब आगे बात करें 370 क्वेश्चन की। तो मूंगफली में दाने का औसत मात्रा कितनी होती है, अभी कराया था बिल्कुल, तो 70% यहाँ पर औसत मात्रा हो जाती है दाने की, और 45% दाने में तेल की मात्रा होती है, 26% प्रोटीन पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा चीन में, फिर उसके बाद भारत में। बात करते हैं 371। सूरजमुखी तेल में कसेलापन किसके कारण होता है, तो कसेलापन जो होता है वो होता है ऑक्सीकरण के कारण। तो सूरजमुखी के तेल में कसेलापन ऑक्सीकरण के कारण होता है, जबकि तेल में लिनोलिक अम्ल की मात्रा 71% होती है। बात करते 372 क्वेश्चन की। तो सोयाबीन के तेल की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें होती है 20% तेल की मात्रा होती है। सोयाबीन के तेल में 42% प्रोटीन होती है, 20% तेल तथा और 30% कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। विटामिन की भरपूर मात्रा होती है सोयाबीन के अंदर। बात करते हैं गन्ने के रस में औसत मात्रा कितनी होती है, तो 60 से 70% औसत मात्रा होती है। 60 से 70% रस की औसत मात्रा। गन्ने में रस 70 से 75% यानी 13 से 15% सुक्रोज की मात्रा होती है। 10 से 15% क्या होता है, फाइबर की मात्रा होती है इसमें। बात करते हैं 374 क्वेश्चन की। तो ये होता है कपास में रुई का प्रतिशत होता है, तो रुई में कितना होता है, तो अबाउट मतलब 25 से अधिक होता है। तो 24 से 43% कपास में रुई की मात्रा होती है, और इसकी लंबाई 2 से 7 फीट होती है। और बात करें देसी कपास, अमेरिकन कपास आदि, इसकी 2 किस्में हैं। बात करते हैं 375 क्वेश्चन की। तो गन्ना गेहूँ सहफसली सह खेती में गन्ना बोया जाता है, तो वो बोया जाता है अक्टूबर माह में। ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हैं। अब आगे बात करते हैं 376 क्वेश्चन की। तो शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी किसके द्वारा नापी जाएगी, रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग के द्वारा। कितनी रीडिंग होनी चाहिए, तो इसके लिए जो रीडिंग होनी चाहिए 17 से 18 रीडिंग रिफ्रोमेट्रिक जो मीटर है उसके अंदर आनी चाहिए, तो उसमें शर्करा की मात्रा का हम ज्ञात कर सकते हैं। तो रीडिंग में 17 से 18% 18 होनी चाहिए, और हैंड जो रिफ्रैक्टोमीटर है रीडिंग है उसमें 17 से 18 आती है। मान लिया जाता है कि फसल कटाई के लिए तैयार है। बात करते हैं 377। जूट का अधिकतम उत्पादन होता है, तो जूट का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। तो क्षेत्रफल और उत्पादन पश्चिम बंगाल में ही राज्य में सबसे अधिक है, और किसकी फसल है, खरीफ की फसल है ये। बात करते हैं 378 क्वेश्चन की। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल कौन सी है, तो भारत में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है चावल की। तो चावल की सबसे महत्वपूर्ण है, और अनाज की फसलों में गेहूं है, और विश्व में 3 महत्वपूर्ण अनाज की फसलें हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का। बात करते हैं 379 क्वेश्चन की। तो फलों में भंडारण करने से पूर्व किस रासायनिक तत्व से उपचारित किया जाता है, तो उसके लिए जो उपचारित किया जाता है वो किया जाता है, तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और गंधक के साथ उसका जो है उपचारित कर बोया जाता है। तो फसलों में भंडारण से पूर्व पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या गंधक से उपचारित करना चाहिए। उपचार के पश्चात एल्यूमिनियम या स्टील के ट्रे में फैलाकर 50 से 60 सेंटीग्रेड पर सुखा लेना चाहिए, और साफ ठंडी में शुष्क जगह में चुनना चाहिए उसे। 380 की बात करें तो धान में कोटाई करते समय धान की नमी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 10 से 12% कोटाई करते समय नमी की मात्रा होनी चाहिए। केले के भंडारण में कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, जब केले का भंडारण किया जाता है तो उसके लिए कितने प्रतिशत तापमान होना चाहिए, तो 13 सेंटीग्रेड तापमान। केले के भंडारण के 13 सेंटीग्रेड तापमान, और जिस साथ ही साथ 85 से 95% से अपेक्षित आर्द्रता 3 सप्ताह की अवधि के लिए भंडारण किया जाता है। बात करते हैं 382 की। तो केले में अभी कराए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 383 क्वेश्चन की। 383 हल्दी में प्रकंद को प्रोसेसिंग के अंतर्गत कितने दिन के लिए धूप में सुखाना चाहिए,
मतलब जैसे हल्दी की जो प्रकंद है उसकी प्रोसेसिंग करेंगे तो उसके लिए जो कितने दिन के लिए धूप में उसे सुखाना चाहिए, तो उसके लिए जो है 10 से 15 दिन के लिए धूप में सुखाना चाहिए। और ये वीडियो जो ये क्वेश्चन है ये रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपने अच्छी तरह से देख लें एक बार। बात करते हैं 384 क्वेश्चन। 384 कि अनाज को भंडारित करते समय अनाज को कीड़े से बचाने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए एल्युमिनियम फॉस्फाइड की गोली का प्रयोग किया जाता है। तो अनाज के कीड़े से बचाने के लिए एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं 385 क्वेश्चन की, तो अनाज का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सुखाकर अनाज का भंडारण, पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भंडारण की जगह का भी उपचार करना चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 386 भंडारित अन्नदाताओं का नुकसान किन कारणों पर निर्भर करता है, तो वो करता है भंडारित अनाजों में आर्द्रता की स्थिति, स्टोरेज में ऑक्सीजन की उपलब्धता, भंडारित अनाजों अथवा पदार्थों के अंदर ताप में वृद्धि। तो उपरोक्त सभी आंसर है इसका, ये ऊपर लिखा हुआ है जो यहाँ पर है। बात करते हैं 387 क्वेश्चन की, तो 387 क्वेश्चन है। 387 क्वेश्चन में आ जाता है कि अन्न को भंडारित करने के लिए किन हाइड्रोनिक मापन का अध्ययन करना है, तो वो है भंडारण गृह की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए, सभी दरार, छेद और बिलों को मिट्टी अथवा सीमेंट में अच्छी तरह बंद करना चाहिए, इस जगह में BSC 50 WPK 1:25 में के अनुपात लीटर में घोल में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में छिड़काव करना चाहिए, और ये हो जाता उपरोक्त सभी। बात करते हैं 388 क्वेश्चन की, तो 388 क्वेश्चन हो जाता है कि कटाई के समय बीज में आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, तो इसमें 14% से अधिक जो है होनी चाहिए कटाई के समय बीज की आर्द्रता। बात करते हैं 389 की भंडारण के लिए आर्द्रता कितने प्रतिशत आर्द्रता माना जाता है, तो उसके लिए 8% आर्द्रता माना जाता है। बात करते हैं 390 क्वेश्चन की। 390 क्वेश्चन है कि आलू में भंडारण के लिए उचित तापमान होना चाहिए, तो आलू में जब भंडारण किया जाता है उसके लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए, तो उसके लिए जो है 4 से 6 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, और 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता। अब बात करते हैं 391 क्वेश्चन की, तो 391 क्वेश्चन भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK की स्थापना हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, तो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो हुई थी पांडिचेरी में। तो भारतीय कृषि अनुदान संस्थान जो परिषद ने कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1773 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, गठन और प्रबल के लिए बहुत विभिन्न पहलुओं पर एक रिपोर्ट पेश की। इसके बाद सन 1974 में पांडिचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। वर्तमान में दिसंबर 2020 तक कुल 721 विज्ञान केंद्र 721 विज्ञान केंद्र भारत में हैं, और सबसे ज़्यादा 86 जो हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है KVK, तो कृषि जो भारतीय कृषि अनुदान परिषद है वो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो वो हैं कृषि विज्ञान केंद्र 86 हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक। बात करते हैं 392 क्वेश्चन की। 392 है कि चूहा मारने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त दवा कौन सी है, तो चूहे मारने के लिए जिंक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो जिंक फास्फेट को एल्यूमिनियम फास्फेट चूहा मारने की उपयुक्त दवा है। सब बाजार में यह गोलियों के रूप में मिलती है, और फास्फेटिन या सल्फर भी कहते हैं। एक गोली का भार 5 ग्राम होता है। कितना, एक गोली का भार कितना होता है, 3 ग्राम होता है, 3 ग्राम भार होता है। और गोलियां हवा में नमी प्राप्त करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोजन परिवर्तन होकर फास्फिन अमोनियम एवं CO2 नामक जहरीली गैस निकालते हैं, जिससे चूहा मर जाता है। बात करते हैं 393 क्वेश्चन की। तो विचरण खेती जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का पर्यायवाची है, तो वो है झूमिंग खेती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करना, यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं 394 क्वेश्चन की। तो विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था, तो वो हुआ था 1914 में। तो विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम 1914 में पास हुआ। राज्य से राज्य में विनाश जो
विनाशकारी जीव व कीटों के संक्रमित होने की संभावना व परिवहन में प्रतिबंधित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। बात करें 395 क्वेश्चन की, तो आम में मिलीबग अंडा देता है। तो आम में मिलीबग मिट्टी में अंडा देता है। जो आम का मिलीबग है वो मिट्टी में अंडा देता है। आम का मिलीबग मिट्टी में अंडा देता है, जबकि फ्रूट फ्लाई फल में छेद करके अंडा देती है। फ्रूट फ्लाई कहाँ देती है? फल में छेद कर कर। कृषि संरक्षण जो प्रधानता एवं अवलंबन क्या है? तो ये हो जाती हैं न्यूनतम यांत्रिक मृदा बाधाएं, अवशेषों से ढकी मृदाएं और फसल विविधताएं। उपरोक्त सभी ऑप्शन है इसका। तो मृदा संरक्षण प्रधानतः नमी पर निर्भर करती है। तो न्यूनतम यांत्रिक मृदा बांध और जी अवशेषों से ढकी मृदा है। फसल विविधता, फसल अवशेषों और जीवित कल्चर के साथ स्थायी मिट्टी का आवरण, जमीन के अवशेषों से आच्छादन होना। बात करते हैं 397 क्वेश्चन की। 397 क्वेश्चन की हल के आकार की इकाई होती है। तो हल के आकार की जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर में होती है। हल के आकार की इकाई सेंटीमीटर होती है। प्रजा हल का आकार 17.5 सेंटीमीटर होता है। वहावा हल का आकार 15 सेंटीमीटर होता है। तो वहावा हल का 15 सेंटीमीटर होता है और जी प्रजा हल का कितना होता है? 17.5 सेंटीमीटर जो है। और इसकी इकाई क्या में नापी जाती है? सेंटीमीटर में नापी जाती है। बात करते हैं 398 क्वेश्चन की। 398 की डिक्स हैरो को भेदन गहरी किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? जो डिक्स हैरो होती है उसकी गहराई अगर हमें बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है? तो उसे गेक कोण के द्वारा। तो इसे देख लेते हैं गेक कोण क्या होता है। तो डिक्स हैरो की वेदन गहराई गेक कोण द्वारा बढ़ाई जाती है। डिक्स हैरो या तबेदार हैरो एवं एक द्वितीयक भूपरिष्करण की क्रियाओं को करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रायः ट्रैक्टर चालित व बैल चालित दोनों प्रकार के होते हैं। 40 सेंटीमीटर व्यास के तबेदार डिस्क व चौकोर गेंग वेल्ड पर पिरोई जाती है। बात करते हैं 399 क्वेश्चन की। तो यह होता है एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो सीमित मात्रा में होता है तथा पौधों प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है, क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है केंद्रक बीज। तो केंद्रक बीज किसे बोला जाता है? जो कि एक और दोबारा इसे रिपीट करो क्वेश्चन को, बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआती का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौध प्रजनक द्वारा पैदा की जाती है उसे कहते हैं केंद्रक बीज। देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है, इसके कुछ पॉइंट। एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था को शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौधा प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है तो केंद्रक बीज कहलाता है। तो आधार बीज या फाउंडेशन बीज, तो इसे बोला जाता है प्रजनक बीज से जो बीज तैयार किया जाता है उसे आधार बीज कहते हैं। आधार बीज किसे कहते हैं? जो कि प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। इसकी थैली सफ़ेद टैग की होती है, मतलब वाइट कलर की होता है। पंजीकृत बीज या रजिस्टर बीज, यह बीज आधार बीज का स्वयं पंजीकृत बीज से तैयार किया जाता है। इस पर बैंगनी अथवा नारंगी रंग का टैग लगा हुआ होता है। बात करते हैं 400 क्वेश्चन की। तो बीज की जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं। तो उसका जो परीक्षण करते हैं उसका करते हैं 2,3,5 टेट्राफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से। तो बीजों की जीवन क्षमता 2,3,5 टेट्राजोलिक टेट्राजोलिक क्लोराइड से करते हैं। हम बात करते हैं 401 क्वेश्चन की। तो आपके जो है 400 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, जो कि हमने आपको, ये तीसरी वीडियो है, तीसरी वीडियो में हमने आपको 400 क्वेश्चन पूरे करा दिए। और हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं जो आगे क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसमें। तो बात करें 401, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1924 में हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण जिसे ISTA की स्थापना 1924 में हुई थी। तो IBPG और इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसर्च 1974 रोम इटली में है। अब बात करें, रोम इटली में है। बात करते हैं
इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? 1960 फिलीपींस में। अब बात करें इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिकल, तो पाटन चेरू हैदराबाद भारत 1972 में। बात करें इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी में ये स्थित है। बात करते हैं 402 क्वेश्चन की, तो टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है? तो 1000 बीजों का भार होता है। बात करें आगे 303 क्वेश्चन की, 303 क्वेश्चन हो जाता है कि बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बीज रक्षण कहलाती है। तो ये कहलाती है बीज के बाहरी आवरण से रोगाणुओं को हटाने की क्रिया बीज संक्रमण शोधन या बीज रसण कहलाती है। इसे 2 प्रकार की किया जाता है, भौतिक उपचार द्वारा, गर्म जल द्वारा 54 सेंटीग्रेड या 10 मिनट तक रखते हैं, सौर उष्णता द्वारा, रासायनिक उपचार द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जाता है, थायरम कैप्टान के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 403 क्वेश्चन है, 403 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब 403 से जो क्वेश्चन आगे के हैं 404 क्वेश्चन की बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में भी हम आपको 100+ क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा आप कर सके। और AGTA का जो आपका रोल है 65 नंबर का, बहुत काफ़ी है, तो आप इसी चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट MQC मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे इस चैनल की भी ग्रोइंग हो और आपको कंटेंट अच्छा दिया जाएगा। तो फिर इसी तरह से मिलते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।